जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी सीएम योगी के एजेंडे की। दूसरी खबर में बात बीजेपी के पूर्व विधायक उदय भान की। तीसरी खबर एक दरोगा की करतूत से जुड़ी है और आखिर में बात एक बांग्लादेशी महिला की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात सीएम योगी की। जहां लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली करारी शिकस्त के बाद सूबे की राजनीति में काफी हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच अदावत की चर्चा चल रही है। लेकिन खबरों के परे विधानसभा की बैठक शुरू होने से पहले योगी आदित्यनाथ अपना होमवर्क पूरा करने के एजेंडे पर हैं और ये एजेंडा है यूपी सरकार में सब कुछ ठीक है। जनता को बताना है कि हम साथ साथ हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी विधायकों और बीजेपी नेताओं का जोश हाई है। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ हर दिन पार्टी नेताओं से लगातार मिलते रहते हैं। जहां सीएम पर इस तरह के आरोप लगते थे कि वो अपने ही पार्टी के नेताओं से बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अब वो मिलने लगे हैं और साथ में फोटो भी क्लिक करवाते हैं। सोशल मीडिया पर हर दिन मुलाकात की तस्वीरें भी पोस्ट की जाती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों कुछ खास इलाके के जनप्रतिनिधियों को एक साथ बुलाते हैं। कभी लंच करते हैं तो कभी डिनर, फिर सबसे विस्तार से बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से लेकर 3 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव तक पर चर्चा होती है। वो ये बैठकें मंडलवार पर कर रहे हैं, मतलब एक मंडल के सभी विधायकों और सांसदों को एक साथ मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। बुधवार को सीएम योगी ने बरेली और मुरादाबाद मंडल के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुरादाबाद मंडल की सभी सीटें हार गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना खाता खोल लिया। मुरादाबाद मंडल में लोकसभा की 3 सीटें रामपुर, संभल और मुरादाबाद समाजवादी ने जीती ली। बीजेपी ने अमरोहा में जीत दर्ज की है। उसकी सहयोगी पार्टी आरएलडी के हिस्से में बिजनौर आई, जबकि नगीना से चंद्रशेखर रावण जीत गए। योगी आदित्यनाथ के पास हर विधानसभा सीट के हिसाब से वोटों का रिकॉर्ड था। इन विधायकों के क्षेत्र में इस बार कम वोट मिले, उनसे इसके कारण पूछे गए। सीएम योगी अपने हिसाब से पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह तलाश रहे हैं। इसी तरह उन्होंने बरेली मंडल के विधायकों और सांसदों से भी बातचीत की और जानकारी ली आखिर क्यों बीजेपी बरेली जीत गई तो आंवला सीट हार गई। आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसमें संभल की कुंदरू की सीट भी है। इस विधानसभा क्षेत्र में 62% मुस्लिम वोटर है। ये उपचुनाव सीएम योगी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इस चुनाव के हार जीत से योगी सरकार की किस्मत जुड़ी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनी सेंट्रल जेल में जनवरी 2014 से आजीवन कारावास की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक उदय भान करवरिया 23 जुलाई की सुबह रिहा कर दिए गए। रिहा के समय उनकी पत्नी पूर्व बीजेपी विधायक नीलम और अन्य समर्थक भी जेल के बाहर मौजूद रहे। राज्य सरकार ने अच्छे चाल चलन की वजह से समय से पहले उनकी रिहाई का आदेश दिया है। यह आदेश 19 जुलाई को जारी हुआ था। कागजी खानापूर्ति में 5 दिन और लगे। प्रयागराज की राजनीति में बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में पहचान रखने वाले पूर्व विधायक उदय भान और उनके बड़े भाई पूर्व बसपा सांसद कपिल मुनि और छोटे भाई पूर्व एमएलसी सूरज भान के अलावा रिश्तेदार रामचंद्र त्रिपाठी कल्लू को जवाहर यादव हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली थी। 13 अगस्त 1996 को जवाहर की हत्या कर दी गई। जेल से निकलने के बाद उदय भान ने कहा कि हम तो प्रोफाइल का शिकार होकर फंस गए। राजनीति के षड्यंत्र में 10 साल की जेल काटना पड़ा। हमने समाज की सेवा की है और आगे भी करना है। उनके आगे की प्राथमिकता के सवाल पर उन्होंने कहा कि पत्नी का इलाज पहली प्राथमिकता है। पत्नी नीलम को लिवर सिरोसिस है, उनका लिवर ट्रांसप्लांट कराना काफी जरूरी है। उनका स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो ये पहले देखना होगा। राजनीति में आगे की भूमिका के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी राजनीति करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जवाहर पंडित हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक उदय भान 10 साल बाद नैनी सेंट्रल जेल से रिहा हुए हैं। कारागार शासन ने उनके अच्छे चाल चलन की वजह से उनकी सजा में छूट दे दी है। उदय भान की रिहाई के बाद यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। समय से पहले उनकी रिहाई पर सवाल भी उठने लगे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि अब प्रयागराज का सियासी समीकरण
बदलेगा और इसका असर फूलपुर उपचुनाव पर भी पड़ सकता है। 13 अगस्त 1996 को करवरिया भाइयों ने दिन दहाड़े समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये पहली बार था जब इलाहाबाद में AK-47 से किसी की हत्या की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने 4 नवंबर 2019 में भाइयों और उनके साथी रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अगली खबर वाराणसी से है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस अपने कारनामों से आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। कभी फर्जी गिरफ्तारी तो कभी फर्जी मुकदमे को लेकर आए दिन खबरें सामने आती हैं। लेकिन वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस एक चौकी इंचार्ज पर गैंग बनाकर लूट के आरोप से पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जहां चंदौली और वाराणसी के बॉर्डर पर 22 जून की रात को एक ज्वेलरी व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान आरोपी ने व्यापारी से कुल 42,50,000 रुपए की लूट की। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। मामले में पुलिस ने सर्विलांस के जरिए वाराणसी कैंट थाने से संबंधित आरोपी दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे के साथ उनके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लूट की घटना में शामिल दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे के साथ उसके 2 साथियों को सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस द्वारा लूट की घटना में शामिल आरोपी दरोगा से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बुल्लनपुर बस स्टैंड से एक बस पर 22 जून की रात को एक आरोपी अजय गुप्ता अवैध पिस्टल लेकर बैठा। इसी दौरान कटारिया पेट्रोल पंप के पास बस की जांच के नाम पर आरोपी दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे ने उसे रुकवा लिया। जहां बस रुकवाकर दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे ने अजय गुप्ता और फिर व्यापारी को बस से उतराकर जांच की। इस दौरान दरोगा ने अजय गुप्ता को तो छोड़ दिया, लेकिन व्यापारी को डरा धमकाकर 42,50,000 की लूट की। फिलहाल गिरफ्तार लोगों के पास से 8,05,000 रुपए नगद और 2 पिस्टल, 32 बोर जिंदा कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई एक बाइक रामनगर थाना पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने जानकारी दी है कि व्यापारी के पास उस समय 93 लाख रुपए थे, जिसमें से 42,50,000 की लूट की गई। पुलिस ने बताया कि अपराध करने की इनका अलग ही तरीका है। मुखबिर की सूचना पर ये व्यापारियों को क्राइम ब्रांच की टीम के रूप में संदिग्ध वस्तु के नाम पर रोककर उनकी तलाशी लेते हैं। जितना भी कैश व्यापारियों के पास से मिलता है उसका आधा ही रख लेते हैं और घटना का जिक्र किसी से भी ना करने की हिदायत दे देते हैं। इसके पीछे इनका मकसद था कि व्यापारी दबाव में इसकी चर्चा किसी से ना करे। आखिरी खबर कानपुर से है, जहां एक बांग्लादेशी महिला अखी मुंशी मधु सिंह बनकर पिछले 15 सालों से रह रही थी। इसके पास मधु सिंह के नाम का आधार कार्ड भी था, तो वहीं भारतीय कागजात भी थे। दस्तावेजों के दम पर इसने लखनऊ के LDA कॉलोनी में घर भी ले लिया था और ये महिला वहीं रह रही थी। दरअसल इस महिला के बारे में पुलिस को तब पता चला जब पुलिस ने कानपुर के कल्याणपुर से बांग्लादेशी महिला नजमा को पकड़ा था। पुलिस ने इसके साथ ही कोलकाता की रहने वाली रीना और दिल्ली की ज्योति निषाद को भी गिरफ्तार किया था, अरेस्ट किया था। जब पुलिस ने नजमा से पूछताछ की तो उसने बताया कि लखनऊ में ही एक अन्य बांग्लादेशी महिला पिछले 15 सालों से अपनी असल पहचान छिपाकर रह रही है। इसके बाद पुलिस ने मधु सिंह बनकर रह रही अखी मुंशी को पकड़ लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल जैसे ही पुलिस ने बांग्लादेशी महिला नजमा को पकड़ा तो पुलिस ने उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। इस दौरान उसने पुलिस को बताया कि अखी मुंशी नाम की महिला ही उसे बांग्लादेश से लाई थी। यहाँ ये मधु सिंह बनकर रह रही है, उसके पास यहाँ के सारे कागजात भी हैं। इसी के साथ नजमा ने उसका पता भी पुलिस को दे दिया। नजमा ने महिला का घर लखनऊ में बताया। इसके बाद पुलिस ने उस महिला को भी तलाशना शुरू कर दिया। पुलिस जब महिला के घर लखनऊ पहुंची तो घर बंद मिला। इस दौरान पुलिस को पता चला कि महिला नजमा को जेल से छुड़ाने के लिए लगी हुई है और काफी कोशिश कर रही है। इसी दौरान पुलिस ने उसे कल्याणपुर रोड से गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस आगे मुंशी से पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि इस दौरान कानपुर में रह रही कई बांग्लादेशी महिलाओं के बारे में पुलिस को पता चल सकता है जो यहाँ अवैध तरीके से रह रही हैं। ACP अभिषेक पांडे का इस पूरे मामले पे कहना है कि दिल्ली की रहने वाली ज्योति निषाद ही इन महिलाओं को बांग्लादेश से इंडिया लाती है और यहाँ सेट करवाती है। बांग्लादेशी महिलाओं के भारतीय कागजात कैसे बने, इसकी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि ये दोनों बांग्लादेशी महिला घरों में काम किया करती थी। वो पिछले कई सालों से यही रह रही थी। इनके पास सारे आवश्यक कागजात भी थे। ऐसे में सवाल है कि आखिर इनको यहाँ सेट करवाने में किसने मदद की और किसने इनके भारतीय कागजात बनाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी कानपुर में कई बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं जो सालों से यहाँ अवैध तरीके से रह रहे थे। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।